हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। इससे पहले हमने बार ग्राफ को समझ लिया था। आपका चैप्टर चल रहा है डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम बार ग्राफ समझ चुके हैं। लेकिन अब बार ग्राफ को किस तरह से पढ़ना है, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आंसर करना है, ये सारी चीजें इस एक्सरसाइज में आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, the bar graph given alongside shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002। यानी कि आपको क्या करना है, रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है कि द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम। यानी कि सरकार ने क्या किया है, गेहूं कि कुछ अमाउंट क्या किया है, खरीदा है। ठीक है, कौन सी साल में सरकार के द्वारा खरीदा गया है, 1998 से 2002 तक कुछ व्हीट का अमाउंट खरीदा गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, तो 1998 में कितना खरीदा गया है, ये बार ग्राफ इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, ये बार ग्राफ आप देख पा रहे होंगे कितना, 15। अब ये 15 है और 1 यूनिट किसके बराबर मानी गई, 5000 टन के बराबर। ठीक है, तो 5000 टन इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 15 इंटू 5। ठीक है, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75 है ना, 75 होता है ना। तो 75,000 टन, 75,000 टन कितना खरीदा गया है, कब, 1998 में। ठीक है, लेकिन हमें ये निकालना ही क्यों, हमें तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन कब हुआ है। तो सबसे ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, बार ग्राफ देख लेंगे, सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, 2002 का। ठीक है, और सबसे छोटा कब का है, 1998 का। ठीक है, तो बस इन दोनों का आंसर में फर्स्ट में ये वाला और सेकंड में ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यानी कि ये जो बार ग्राफ है ना, ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि जो शर्ट होती है ना, रेडीमेड शर्ट की दुकान पे सैटरडे से लेकर मंडे तक कितनी शर्ट बेची गई हैं। ठीक है, तो मंडे को कितनी बिकी, ट्यूसडे को कितनी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सारा बार ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ दी गई है नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, यानी कि यूनिट दी गई है, और जो एक यूनिट है वो 5 शर्ट के बराबर है। ठीक है, यानी कि 0 से 5, तो आप 5 को क्या मानोगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। ठीक है, 25 एक यूनिट 5 के बराबर मानिए ना, तो यहाँ 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तभी तो 5 यूनिट के बराबर आएंगे ना। तो 25 शर्ट, लेकिन मंडे को कितनी बिची है, 15, तो 15 इंटू 5 यानी कि 75, तो 75 शर्ट मंडे को बिची हैं। इसी तरह से यदि इसका निकालें ट्यूसडे को, तो 10 5 जा 50, तो 50 ट्यूसडे को। इसी तरह से यदि सबका निकालें तो हम निकाल लेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा गया है तो उसको पहले देख लेते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर क्या मांग रहा है, आंसर ये चाहता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव, यानी कि जो ऊपर जो बार ग्राफ है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो बार ग्राफ है हमको देता है कि कौन से दिन कितनी शर्ट बिकी, है ना। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ए का। सेकंड है, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें जो स्केल है वो कितने शर्ट के बराबर मानी गई है, तो 1 यूनिट 5 शर्ट के बराबर मानी गई है ना, 1 यूनिट। फिर है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड,
और हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। अब ये बताना है कि सबसे ज्यादा शर्ट कौन से दिन बिकी हैं और ये भी बताना है कि कितनी बिकी हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे? एक चीज तो हम देख के बता सकते हैं, बार जहां सबसे ऊंचा है इसका मतलब सबसे ज्यादा शर्ट सैटरडे को बिकी हैं, लेकिन कितनी बिकी हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 5 का। तो 0 तो वैसा का वैसे ही लिख दो और 5 छक्के 30, यानी कि 300 शर्ट बिकी हैं। कब? सैटरडे को। ठीक है, तो इस तरह हमने अमाउंट भी बता दिया और कितनी कम या ज्यादा वो भी बता पाए, वो तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही बता दिया। ठीक है, दी क्वेश्चन है कि ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो मिनिमम के लिए हम ये ट्यूसडे, यदि हम बार ग्राफ देखना चाहें तो पूरे बार ग्राफ में हमें ये सबसे छोटा यही दिख रहा है, ट्यूसडे वाला। तो हम आंसर में लिख देंगे ऑन ट्यूसडे वर द सोल्ड मिनिमम शर्ट। ठीक है, फिर है ई वाला कि हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे के दिन कितनी शर्ट बिकी, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। जैसे ये थर्सडे का बार ग्राफ हम देखें कहाँ पहुंच रहा है, 35 पे। तो कुछ नहीं करना है, 35 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी किया, 5 3 जा 15, 2 को ऐड किया 17, यानी 175 शर्ट। ठीक है, शर्ट लिख देना। ठीक है, सोल्ड ऑन थर्सडे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। तो एक्चुअली ये क्या है, इसमें जो बार ग्राफ बनाया गया है ये ठीक से नहीं बना है, इस बुक में कुछ मिसप्रिंट हुआ है और कई सारी पिक्चर थोड़ा ठीक से नहीं आए, तो मैं आपको बना के बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ लेते हैं। कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयर एग्जाम। एक्चुअली आप अपनी बुक है, यदि आपके पास तो आप उसको खोल लो, बुक पे पेज नंबर 99 पे ये बार ग्राफ दिया हुआ है, अच्छे से उसमें देख के आप कर पाओगे। ठीक है, तो अजीज को क्या है, मार्क्स मिले हैं। हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, मान लो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो आप चाहें तो यहाँ इस तरह से एक बार ग्राफ खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम ड्राइंग द बार ग्राफ, मतलब बार ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखेंगे। तो एक्चुअली एक एक लेंथ की दूरी पे बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह बना ले। बार ग्राफ बनाने का जो नियम है वो क्या है कि इस तरह से बनाते हैं, जितना बार ग्राफ बनाते हैं, एक्चुअली ये सीधा नहीं बनाए क्योंकि मैनुअल बना रही हूँ, स्केल से होता तो सीधा बन पाता, उतना ही गैप छोड़ना होता है इधर, है ना, फिर दूसरा बार ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये एकदम सीधा नहीं बन पा रहा, स्केल से आप बनाओगे तो सीधा बन पाएगा। इस तरह से बार ग्राफ बनाते हैं तो इतना स्पेस छोड़ते हैं और उतना ही बार ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बार ग्राफ बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, इधर लिख लेते हैं सब्जेक्ट जो कि पहले से लिखा हुआ, इधर मार्क्स लिखे हुए, तो मार्क्स लिख लो, मार्क्स का भी नाम बना लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इस तरह से ना, ऐसे 10 20 30 40 ना 50, ऐसे करके आप लिख सकते हो, 60 70। थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, तो इस तरह से मार्क्स लिखते जाएंगे। फिर ये क्या कह रहे हैं कि दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट के नाम भी लिख लेना है, जैसे इस बार ग्राफ में हम क्या लिखना है, हिंदी। ठीक है, दूसरे कौन से लिखें, और दूसरे में इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। तीसरे में लिख लो मैथमेटिक्स, है ना, मैथ, हिंदी इंग्लिश मैथ, और इसमें लिख दो साइंस, SCIENCE, साइंस, और इसमें लिख दो सोशल साइंस, SST। ठीक है, अब इनमें मार्क्स मिले हैं, तो आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आपको आंसर देना है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो बार ग्राफ हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ चाहो तो पूरा वो भी लिख सकते हो, आप नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 40 50 60 70 सारे नंबर भी लिख सकते हो 90 तक। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको नंबर बता रहा है और कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं ये बता रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली ये वाला बार ग्राफ सबसे ऊंचा था इसमें हिंदी का,
जो बुक में आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको हिंदी में मिले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये था, मैंने फिर से क्या गड़बड़ कर दी, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे था। तो ये पैराग्राफ हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उसने लिए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो उस सब्जेक्ट का नाम बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हिंदी, ठीक है। हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं अजीज ने, ठीक है। और फिर है नेम द सब्जेक्ट इन विच हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स ये मिट गया ग्राफ, कोई बात नहीं। अब बुक में देखना, आप बुक में दिया हुआ है उसमें अच्छे कर भी पाओगे अच्छे से। तो सबसे फिर क्या है, नेम द सब्जेक्ट इन विच स्कोर्ड मिनिमम। तो मिनिमम किसमें मिले हैं, मिनिमम मिले हैं आपको SST में। तो SST में 10 कहाँ गया, SST में यानी कि सोशल साइंस में, ठीक है, सोशल स्टडीज में। SST का मतलब होता है स्टडीज, ठीक है। तो SST में सबसे कम मिले हैं। फिर उसके बाद डी क्वेश्चन भी है कि स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि ये क्या कह रहा है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। यानी कि आपको क्या लिखना है, सारे सब्जेक्ट लिखने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, सारे सब्जेक्ट लिखने हैं और फिर कितने मार्क्स किसमें आए। तो आप देखोगे हिंदी में आए 80 नंबर, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। इंग्लिश में आए 60, ठीक है। अब ऊपर ग्राफ तो आपको दिख नहीं रहा है तो कैसे करोगे, तो लेकिन आप बुक में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश के बाद फिर क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आए 70, मैथ में 70 और साइंस में 50 और सोशल साइंस में 40, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राइंग अ बार ग्राफ। तो ड्राइंग अ बार ग्राफ में क्या कह रहे हैं, रिकॉल द एग्जांपल वेयर रोनाल्ड सेक्शन 9.3, यानी कि आपने शुरुआत में जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ एक एग्जांपल था 3rd नंबर का, उसको याद कीजिए। उसमें रोनाल्ड ने क्या किया था, एक टेबल बनाई थी। उसके बच्चे जो पिकनिक पे जा रहे थे तो किस बच्चे को क्या फ्रूट पसंद था, उस डेटा से उसने एक टेबल बनाई थी। तो लेट अस ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। और उसी डेटा से आपको क्या करना है, एक बार ग्राफ तैयार करना है। डेटा वो क्या था, ये था नेम ऑफ फ्रूट्स, 4 तरह के फ्रूट थे, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, बनाना था पसंद था 8 बच्चों को, ऑरेंज पसंद था 3 बच्चों को, एप्पल पसंद थे 5 बच्चों को और गुआवा पसंद था 4 बच्चों को। तो अब इसी डेटा को लेकर हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जैसे कि ये ड्रॉ की हुई है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, लाइन टेढ़ी हो गई, सीधी एकदम स्ट्रेट स्केल से बना लेना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ी, वर्टिकल यानी कि आड़ी, ठीक है। ऑन द हॉरिजॉन्टल line we will draw bars representing each fruit, and on vertical line we will write numeral representing number of student। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हम क्या करेंगे, फ्रूट्स को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वर्टिकल लाइन पे जैसे कि फ्रूट लिखे हुए हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे। और वर्टिकल लाइन पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे 1 2 3। और यहाँ यूनिट इस तरह से लिखना जरूरी है ताकि बार ग्राफ रीडिंग करने वाले को जल्दी समझ आ सके कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो 1 यूनिट लेंथ बराबर 1 स्टूडेंट। तो यहाँ हमने 1 यूनिट के बराबर ही माना है 1 स्टूडेंट को, ठीक है। तो लेट अस चूज अ स्केल। इट मीन्स वी फर्स्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी रिप्रेजेंट बाई यूनिट लेंथ ऑफ अ बार। तो सबसे पहले हमें एक स्केल चूज करना बहुत जरूरी है।
जैसे एक यूनिट लेंथ हमने किसके बराबर ली है, एक स्टूडेंट की। और क्या होता है, कभी कभी डेटा बहुत ज्यादा होता है तो हम एक यूनिट लेंथ को 10 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट या कभी कभी 1 करोड़ भी दे सकते हैं, जैसे जनसंख्या वगैरह का चार्ट बनाना है ना। तो लेकिन यहाँ इसलिए स्केल बहुत जरूरी है मेंशन करना। तो स्केल मेंशन करना जरूरी है, हमने स्केल बता दी है, ठीक है। यहाँ क्या माना है हमने, एक यूनिट को एक स्टूडेंट के बराबर ही माना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हियर वी टेक अ यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट ओनली, वही बता रहे हैं। वी गेट अ बार ग्राफ एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पे इन्होंने बार ग्राफ बताया, कैसे बताया है, जैसे बनाना कितने बच्चों को पसंद था, 8 बच्चों को, तो बनाना वाला ग्राफ कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। फिर ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद था, तो 3 बच्चों को, तो ऑरेंज वाला ग्राफ यहाँ तक जाएगा। फिर एप्पल कितने बच्चों को पसंद था, 5 को, तो एप्पल वाला ग्राफ जाएगा 5 स्टूडेंट तक। गुआवा कितने बच्चों को पसंद था, 4 को, तो गुआवा वाला ग्राफ जाएगा 4 की ऊंचाई तक, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी डेटा लेकर के, ठीक है। ये पुराना वाला डेटा है, उन्होंने ये फिर से इसलिए दिया है ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है, कि किस तरह से हम उसी चीज को टेलीमार्क में भी लिख सकते हैं और डेटा बार ग्राफ भी उसी चीज से बना सकते हैं, ठीक है। उसी डेटा से एक ही डेटा को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया है कि फॉलोइंग टेबल शो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम, यानी कि इमरान की फैमिली का ये मंथली एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जैसे सबके घर में होता है, ठीक है, जिसका खुद का घर नहीं होता, यदि हम कहीं बाहर रह के पढ़ रहे होते हैं तो हमें हाउस रेंट भी देना होता है, और खाना, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट, यानी कि कहीं आने जाने के लिए, स्कूल जा रहे हैं ना तो बस का बिल देना होगा, भाड़ा देना होगा, ये सारी चीजें। और कुछ मिसलेनियस भी होते हैं, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड खर्च जिसको हम कह सकते हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का बर्थडे आ गया, किसी की शादी आ गई, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि हर महीने नहीं होता है लेकिन कभी कभी आ जाता है, महीने में एक आध ऐसा चीज कुछ आ ही जाती है, ठीक है, तो उसको मिसलेनियस बोलते हैं। तो इस तरह उन्होंने खर्चा बताया कि हाउस रेंट कितना पे करते हैं, 3000, फूड पे 3400, एजुकेशन पे 800, इलेक्ट्रिसिटी पे 400, ट्रांसपोर्ट पे 600, और मिसलेनियस और भी जो खर्चे हैं जिनको पता नहीं ऐसे आ जाते हैं, उन पे 1200 रुपए, यानी कि 12,000। अब ये क्या कह रहे हैं कि टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ बार डायग्राम, हियर आर द स्टेप। तो इस डेटा को एक बार ग्राफ से फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये शब्द आपने सुने हैं पहले कभी, अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, समझ गए होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो मैं बताना चाहूंगी। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, जैसे ये 2 लाइनें हो गई, लाइन तो हमको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लाइनें खरीदनी, एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। अब यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर का मतलब है ये दोनों लाइनें जिस जगह से एक दूसरे को काट रही हैं वहां पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, ठीक है। और यदि ये लाइन पूरी ऐसे भी होती बीच से, यदि लाइन ये बीच में होती तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही जान लो कि हमें 2 लाइन बनानी है, कैसी, परपेंडिकुलर मतलब एकदम स्ट्रेट, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स एंड अलोंग द वर्टिकल लाइन मार्क द करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ आपको आइटम लिखने हैं और यहाँ आपको एक्सपेंडिचर इन रुपीज, ठीक है, कि कितने पैसे किस चीज पे खर्च हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद टेक बार्स ऑफ सम विड्थ कीपिंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। तो बार ग्राफ बनाते समय मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि यूनिफॉर्म, जैसे ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई ना, जैसे आपने ये 2 लाइन बनाई, उसके बाद यहाँ पे यूनिट ऐसे लिखी, तो यहाँ आप इस साइड बार ग्राफ बना रहे हो ना,
तो एक बार ग्राफ बन रहा है ना, उसके बीच में उतनी ही लाइन, उतनी ही यूनिट की बराबर छोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए दोनों का, ये और ये दोनों ही बराबर होने चाहिए। ठीक है, जो गैप है बीच में बार ग्राफ और जो जगह छोड़ी जा रही है उसके बीच में, वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि चूज सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन। अब यहाँ जो वर्टिकल लाइन है उसके लिए क्या करना है, एक स्केल चूज करना है जो हम लिखें, जैसे 1 यूनिट किसके बराबर है, कितने रुपए के बराबर, 200 मान लो, है ना, क्योंकि 1-2 रुपए के बराबर मानेंगे तब तो वो पेपर पे आएगी ही नहीं, है ना। 1-2 रुपए ऐसे करके लिखेंगे तो कब जाके 100 होगा, कब जाके, है ना। तो क्या करेंगे हम 2 to 100 का बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा बार ग्राफ बनाना भी। फिर क्या कह रहे हैं कि लेट 1 यूनिट लेंथ ₹200। ठीक है, देन मार्क द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी कि क्या कह रही है कि एक यूनिट बना लो किसकी, 200 रुपए की, और उसके बाद जो खर्चे हैं उनको वैल्यू पुट करते जाओ। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाल्स फॉर वेरियस आइटम एज शोन बिलो। तो अब क्या इन्होंने क्या किया, 2 to 100 की यूनिट बनाई। ठीक है, तो हाउस रेंट के में कितनी यूनिट आई, 15 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 200 रुपए, और फूड के लिए कितनी यूनिट यूज की, 17 यूनिट, एजुकेशन के लिए 4 यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 यूनिट, ट्रांसपोर्ट के लिए 3 यूनिट, और जो मिसलेनियस था उसके लिए 6 यूनिट। अब बार ग्राफ बनाना कैसे है, इस तरह से बनाना। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं बार ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। ठीक है, 2 लाइनें हैं, फिर उसमें बार ग्राफ है, हाउस रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, और ये एक्सपेंडिचर है इन रुपीज में। 2 to 100 करके एक यूनिट 200 रुपए के बराबर मानी है, तो इस तरह से लिख दी है लाइन पे, 200, 400, 600, 800। ठीक है, तो हाउस रेंट कितना था, हाउस रेंट था 3000, इसलिए ये वाला ग्राफ कहाँ तक पहुंचा, 3000 तक। फूड कितना था, 34,000, तो फूड वाला ग्राफ कहाँ तक पहुंचा, 34 तक। एजुकेशन कितनी थी, 800 रुपए, तो ये 800 तक पहुंचा। चुप हो जा बेटा। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी, 400, तो 400 तक पहुंचा। ट्रांसपोर्ट का कितना था, 600 तक, और जो मिसलेनियस था वो कितना था, 1200। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इनमें चाहो तो आप इनको कलर भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि और सुंदर दिखें, और नहीं तो ऐसे प्लान भी बना सकते हो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हमने क्या सीख लिया, बार ग्राफ बनाना सीख लिया। अब कह रहे हैं कि सम सेम डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्टिंग पोजीशन ऑफ आइटम एंड एक्सपेंडिचर एज शोन बिलो। तो बार ग्राफ को आप 2 तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ऊपर हमने कैसे बनाया, लाइन तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ही बनानी है, लेकिन आप जो आइटम है उनको यहाँ भी लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से बार ग्राफ दिखेगा, फिर इस तरह से बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, वो वाला खड़ा बना था, ये वाला तिरछा बन जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से ही क्या कर सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो। दोनों ही तरीके आपके कैसे होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि along with your friends think of 5 more situations where we can have data। आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड के साथ क्या सोचना है, ऐसी ही 5 और सिचुएशन सोचनी है, यानी एक डेटा कलेक्ट करना है। फॉर दिस डाटा कंस्ट्रक्ट द टेबल एंड रिप्रेजेंट देम यूजिंग बार ग्राफ्स। और फिर उससे एक टेबल बनाने के बाद क्या करना है, आपको एक बार ग्राफ बनाना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इस तरह से आप थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा एक्सरसाइज आता है 9.4। तो 9.4 में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको एक ग्राफ बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, प्रैक्टिस करनी ही चाहिए मुझे लगता है। थैंक यू सो मच।